गुड मॉर्निंग एंड सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आज पुनः हम लोग एक रूब्रिक्स के साथ आपके साथ में उपस्थित हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी और मेंटल एजिलिटी जैसे रूब्रिक्स को देखा था। और हम लोग कभी कभी अपने दिमाग का यूज करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, विचारों में खोए रहते हैं। तो ये एक मानसिकता है। हर एक आदमी सोचता है, हर एक आदमी विचार करता है जीवन के लिए। ये आवश्यक है ना। लेकिन जब आप इसी बात को किसी चीज के कल्पना की दुनिया में खो जाइएगा तो कल्पना कभी कभी साकार नहीं होता है ना। और साकार होता भी है, उसके लिए एक धरातल पर आपका प्रयास होना चाहिए। तो धरातल पर प्रयास नहीं है, आप खाली कल्पना करोगे तो उसे हम लोग कहते हैं कि आप काल्पनिक हो। और थ्योराइजिंग रूब्रिक्स आता है इसमें, थ्योराइजिंग। और इसे आप देखिएगा रिपोर्टरी में एयर कैसल्स, हवाई किला, हवाई किला के साथ में संदर्भित किया गया है, क्रॉस रेफरेंस किया गया है। तो दोनों क्या है, दोनों दो चीज है या अलग अलग है? आज हम लोग इसको विशेष रूप से जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं ये रूब्रिक्स थ्योराइजिंग के विषय में, ठीक है ना। थ्योराइजिंग का अर्थ होता है कि एक ऐसे व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति जो लगातार सिद्धांत, तर्क और कल्पना को गढ़ते रहता है, जिसका कोई व्यवहारिक आधार नहीं होता है। हम लोग अपने जीवन के लिए कुछ कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अगर उसका नहीं हो, आप खाली सोचते रहो कि मुझे पैसा आ जाए और पैसा आने के लिए आपने प्रयास नहीं किया, तो अब ये आपका थ्योराइजिंग कहलाएगा, है ना। तो ऐसे लोग हर चीजों की व्याख्या अपने स्वयं विचार मान्यता के आधार पर करते हैं। पैसा आ जाए, कैसे आएगा ये नहीं, लेकिन हाँ आ जाना चाहिए। अपनी मान्यता है कि मुझे मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा, कल्पना करते रहते हैं। ये एक कल्पना प्रधान तर्कयुक्त तो सोच है, लेकिन वास्तविकता से इसे संबंध कोई भी नहीं होता है। हम लोग देखें, अब मैं जैसा मैंने अभी कहा कि इसे क्रॉस रेफरेंस किया गया है एयर कैसल्स के साथ। तो समझिए, हम लोग थोड़ा सा इसको देखने का कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा बहुत का अंतर है। थ्योराइजिंग जो है तो एक बौद्धिक अटकलबाजी कारणों की व्याख्या हो सकती है इस स्वभाव में। और ये, लेकिन एयर कैसल्स एक कल्पना मात्र है और एक दिवा स्वप्न जैसा है। देन क्यों और कैसे पर आधारित सिद्धांत पर आपका थ्योराइजिंग है। और ये जो एयर कैसल्स है, भविष्य की अमीरी, बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत ये सफल हो जाएंगे, इसका सपना है। और वास्तविकता से संबंध, इसमें तर्क का दिखावा होता है थ्योराइजिंग में, लेकिन व्यवहारिक आधार नहीं होता है। और ये एयर कैसल्स तो पूर्णतः अवास्तविकता होता है। मनोवैज्ञानिक आधार जो है इसका थ्योराइजिंग में तर्क और व्याख्या की प्रवृत्ति होती है। और ये वास्तविकता से भागने का, पलायन करने की प्रवृत्ति होती है एयर कैसल्स में। ये प्रवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर भागने की प्रवृत्ति होती है, भगेरु टाइप का ये होते हैं, रियलिटी से भागते हैं। और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है, तो थ्योराइजिंग का ये बीमारी, राजनीति, जीवन शैली के कारण होता है। और एयर कौशल होता है महज महल, दौलत, शोहरत के सपने देखना। और होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों पर के आधार पर औषधि का चयन करते हैं, इसीलिए हम लोग थ्योराइजिंग को देखते हैं। लेकिन एयर कैसल से जो संबंधित रूब्रिक्स है, उसे हम लोग को भ्रम और कल्पना यानी डेल्यूजन के आधार पर ले जाना चाहिए। तो मैंने जो आपको कहा कि क्रॉस रेफरेंस जो किया वो सिनोनिम्स के रूप में दिया हुआ है, माने कि ये दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको देखेंगे। तो एयर कैसल जो है तो एक डेल्यूजन है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, ये है, लेकिन उसका कोई वास्तविकता से नहीं लगता नहीं। थ्योराइजिंग का जो साइकोलॉजिकल फीचर्स है, ये अत्यधिक बौद्धिक सक्रियता लेकिन व्यवहार का अभाव होता है। काफी फिलोसफर टाइप के होते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन उसका व्यवहार से संबंध नहीं होता है। और हर चीज को एक अपना सिद्धांत बनाते हैं, अपना से उनका दुनिया का सिद्धांत अलग है और अपना सिद्धांत अलग है। और ये लोग ज्यादा अहंकारी होते हैं, इगोटिज्म इसमें ज्यादा होता है, और अपने ही सिद्धांत को ज्यादा मानते हैं। अक्सर चिंता और असुरक्षा का
कि भरपाई रूप में सैद्धांतिक अपने आप को सुरक्षा करने के लिए, चिंता करने के लिए, इसका गुण जो है, व्यक्तित्व जो होता है, विवाद प्रिय होता है, आत्मविश्वास से भरा पर व्यवहारिक नहीं होता है, और वास्तविक जिंदगी, जीवन की जिम्मेदारियों से कटा हुआ लगता है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है ना, क्लिनिकल महत्व देखते हैं तो रोग ऐसे व्यक्ति में पाया जाता है जिनका मस्तिष्क अधिक ये जैसे आपका एक रूब्रिक्स है, थॉट्स ओवर कंपेलिंग, कंपेलिंग थॉट्स, परसिस्टेंट थॉट्स, काल्पनिक थॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। औषधि चयन करने में ऐसे व्यक्ति का जो कि तर्क ज्यादा करते हैं, कल्पना ज्यादा करते हैं, सिद्धांतों को गढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि सल्फर जो होता है तो दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, सामाजिक मुद्दों पर अपना सिद्धांत करता रहता है। लालू जी को ऐसा करना चाहिए, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सबको सलाहें देते रहता है। लाकेसिस है, अत्यधिक बातूनी होता है और हर विषय पर तर्क करता है, वो किसी एक पर। और एनाकार्डियम होता है, सिद्धांतों में संदेह नहीं, ये जो सिद्धांत है वो सही नहीं है, शंका है, ये होता है। और इससे जो रोग आता है जो हम लोग इसको डिजीज के साथ में एसोसिएट करेंगे तो साइकोन्यूरोसिस और हाइपोकॉन्ड्रिया, है ना, बीमारी के सिद्धांत को आपको ये एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियासिस करके आता है। फिर मैनिया ऑफ रीजनिंग, है ना, एक रूब्रिक्स भी है, मैनिया ऑफ रीजनिंग, समय से हर एक चीज का है। रोगी का जो अवलोकन करेंगे तो उससे व्यवहार में जो आप देखेंगे तो लगातार विचारों की बात करता है, तथ्यों की नहीं, है ना, व्यवहारिक कार्यों की उपेक्षा करता है और अपनी बुद्धि पर ऐसे लोग तो गर्व करते हैं, नहीं सर मैं तो बहुत सबसे ज्यादा जानता हूँ। वो आपको अपने बीमारी का कारण बता देगा और उसी पर अटके रहेगा कि मेरा बीमारी का कारण यही है, यही है, आपको ये करता रहेगा। रोगी अपने आप को आपके साथ में जो उसकी अभिव्यक्ति होगी वो बात करेगा, डॉक्टर साहब सारी बीमारियों की जड़ ये हमारा नकारात्मक ऊर्जा है। देखिए वो आपको सलाह दे रहा, दूसरा सलाह देता, अगर ब्रह्मांडीय शक्ति को समझ ले तो दवा की जरूरत ही नहीं होगी। अब वो तो अपने दवा अपने लिए इलाज नहीं कर रहा है, लेकिन आपको सलाह दे रहा है कि अगर रोगी व्यक्ति अपना ब्रह्मांड की शक्ति को समझ लेता है तो कोई दवा की जरूरत नहीं होती। फिर अपने समाज के विषय में कहता, सरकार इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने मेरे सामाजिक सुधार के सिद्धांत को नहीं अपनाया, माने उनके सिद्धांत को सरकार ने नहीं अपनाया, इसीलिए ये सरकार जो है सो सफल है। तो संक्षेप में हम लोग यही कह सकते हैं, थ्योराइजिंग बौद्धिक कल्पना है जिसमें तर्क का दिखावा है, जबकि एयर कैसल्स मात्र स्वप्न और कल्पना है। और होम्योपैथी में इसका महत्व तब है जब रोगी की मानसिक चित्र अत्यधिक तर्क और सिद्धांत करने वाला हो और रोगी की भाषा, व्यवहार और दृष्टिकोण का सूक्ष्म अवलोकन औषधि चयन के लिए अनिवार्य होता है। तो साथियों, एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं रूब्रिक को इस क्रम में ले जा रहा हूँ कि वह आपका एक आधार बने और रोगी को आपके सामने में बैठते ही ये सब चीज दिखलाई पड़ने लगता है और इसको देखने पूछने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत इससे अगर इस पर क्वेश्चनिंग कर देंगे तो ये काम आपका हो जाता है। अब इसी तरह से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले बेसिक रूब्रिक्स को समझिए, फिर बाद में जाकर के उसके चीज को भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आज के साथ में हम लोगों ने इस संक्षेप में मैंने आपको इसको बताने का कोशिश किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, कोई दृष्टिकोण आप इसके मेरे दृष्टिकोण को बताने का आप समझ रहे होंगे और अगर इसको समझते रहेंगे और अच्छा रहेगा। और अपनी बात भी मुझसे कर सकते हैं आप, अपना ओपिनियंस मुझे जरूर से लिखिए। आपका इसमें जो कमेंट के कॉलम में भी आप डाल सकते हैं और उसको मुझे बता सकते हैं। तो इसके साथ में आज का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए रूब्रिक के साथ में, नए मानसिक स्थिति को, नए मन की दुनिया में हम लोग जाएंगे। तो सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और सभी को मेरा मृदुल आशीर्वाद। तो थैंक यू वेरी मच।